नमस्कार जनाब लोगों। तो ठीक है भाई साहब, आज हमारा टॉपिक है 24। थोड़ा तेज चलेंगे आज। टॉपिक 24 है और ठीक चलेंगे। लेक्चर नंबर हमारा जो होगा 227 है। हमारा लेक्चर 227 है, ऑफिशियल लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, जब हम मुकदमा स्टार्ट करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम वाद में जीतें। ये तो समय बताता है कि जीतता कौन है। वादी मुकदमा जीतता है या हारता है, ये न्याय का विषय है। कई बार वादी जीत भी सकता है, कई बार वादी हार भी जाता है, कई बार वादी कंफ्यूजन में होता है कि भाई तू राइट है। लेकिन यहां तो अधिकार की बात है कि कौन वास्तव में अधिकार किसका है या किसका नहीं है। तो सिविल की लड़ाई जो है वो अधिकारों की लड़ाई है, संपत्तियों के झगड़े हैं सब। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मुकदमा हमने लड़ा, मुकदमा हम जीते भी, तो अब जीतने के बाद में क्या करें जी? मान लो सपोज करो हमारे मकान पे किसी ने कब्जा कर रखा है। हमने इसी बात पे था कि भाई हम तो बाहर रहते थे, हमारे मकान पे हमारे पीछे कब्जा कर लिया गया, तो क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमारी है, सेल डीड हमारे नाम में। तो अब हम मुकदमा हमने किया और हम जीत गए। तो जो जीतने के बाद की प्रोसीडिंग्स है, मुकदमा देखिए हमारे यहाँ क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक्चुअली क्या, आप जब मुकदमा जीत गए आप, तो मुकदमा जीतने में कोर्ट खुद ही 4 आदमी लगा हुआ है, चलो भाई मकान में जो रह रहा उसका सामान उठवाओ, फेंकवाओ, उसका सामान खाली करो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ यह है कि भाई तुझे इज्जत से निकालेंगे, बड़े सम्मान पूर्वक घर से निकालेंगे। अगर तूने कब्जा भी कर रखा तो कोई बात नहीं, तुझे बहुत इज्जतदारी से, उसमें भी देखो टाइम लगता है। तो चलो आज इस डिस्कस करते हैं टॉपिक का, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, जब जजमेंट हो जाता है अर्थात कोई निर्णय हो जाता है, तो उसके लिए एक अज्ञप्ति बनाई जाती है, एक डिग्री का निर्माण किया जाता है। अब उस डिग्री का निष्पादन कैसे हो, क्या हो, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, बिना निष्पादन के सब बेकार है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैटर जो है पूर्ण रूप से दुष्कर है, बहुत फैला हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है और ब्रॉड बहुत है। ये आसानी से समझने आने वाला मैटर नहीं है, लेकिन इसको मैंने सरल करने के उद्देश्य से पेश किया है, सरल किया मैंने, और उसको फिर मैं आपको पेश करता हूं। तो सबसे पहले हम समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। निष्पादन का अर्थ क्या है? न्यायालय की प्रक्रियाओं द्वारा आज्ञप्तियों और आदेशों का प्रवर्तन ही निष्पादन है। न्यायालय की ने जो प्रक्रिया बनाई है उसके द्वारा आदेशों को एनफोर्समेंट कराना या आज्ञप्तियों को, डिक्रियों को एग्जीक्यूट कराना ही निष्पादन कहलाता है। तो हम धारा इस संबंध में एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स के प्रोविजंस धारा 36 से धारा 74 तक दिए गए हैं, और इसका मूल आदेश जो है वो 21 है, आदेश नंबर 21 और धारा नंबर 36 से 74 तक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टॉपिक रहा है। कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि आप इसे सोचोगे 1 मिनट में आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मेरे पास भी 26 मिनट है, मैं 26 मिनट में बहुत तेजी से टॉपिक को खींचना चालू करता हूं, अगर आप समझे। एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर थ्रू जुडिशियल प्रोसेस। अगर कोई जजमेंट होता है तो क्या है वो जजमेंट? आपने जो मुकदमा डाला उसका फल है जजमेंट। आपने जो मुकदमा डाला उसका फल है जजमेंट।
एग्जीक्यूशन क्या है? फल तो लग गया पेड़ में, एग्जीक्यूशन है फल को तोड़ना और तोड़ के खाना। एग्जीक्यूशन क्या है? तोड़ना और तोड़ के खाना। लेकिन कहावत है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप। देखिए जजमेंट तो हो गया, आपने जजमेंट हो गया, आपने डिग्री बनवाई और डिग्री बना के कहा कि भाई एग्जीक्यूशन कर दो। पार्टी से ले गई फर्स्ट अपील में, एग्जीक्यूशन रुक जाएगा आपका, एग्जीक्यूशन आपका रुक जाएगा। ऊपर से डिसाइड हो गया आपके फेवर में हो गया, मैं तो कह रहा हूं सारे आपके फेवर में हुआ। गद पार्टी सेकंड अपील में चली गई, पता लगा 5 साल तो यहां पड़ा रहा नीचे मुकदमा और 10 साल पड़ा रहा हाई कोर्ट में। 5 साल नीचे लड़ा मुकदमा, लड़ा 20 साल। 20 साल में तो फल लग गया। अब ये जो डिग्री तुम्हारी 15 साल पहले हुई थी वो आज फाइनल नहीं होने की है। फर्स्ट अपील लड़ी जाएगी, होने को 5 दिन में डिसाइड हो जा, ना होने को 5 साल ना हो। सेकंड अपील होने को 5 साल में हो जा, 4 महीने में हो जा, या 10 साल में हो जा, या बिल्कुल ही एकदम ही हो जा, कुछ नहीं कह सकते हाई कोर्ट का। उसके बाद दूसरी पार्टी मान लो फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सपोज करो तुम्हारा मामला तुम्हें हरा दिया गया हाई कोर्ट में, पता लगा तुम सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ गया। उसके बाद आके वो डिग्री एग्जीक्यूट हुई, जो 5 साल पहले हुई थी वो 20-15 साल बाद एग्जीक्यूट हुई। तो इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा, समझने की कोशिश करें। तो इसके साइड बैक्स हैं, अब ध्यान रखें इस बात को, साइड बैक है ये, लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट। अज्ञप्ति और निर्णय को आदेश कराने का नाम ही एग्जीक्यूशन है। और एग्जीक्यूशन तभी होता है या तो दोनों पार्टियों में से कोई भी अपील में न जाए, और अपील जब तक पेंडिंग रहती है और स्टे हो जाता है तब तक आदेशों का निष्पादन नहीं हो पाता है। तो अर्थात किसी डिग्री का एग्जीक्यूशन होने के लिए निर्णय फाइनल होना चाहिए, अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए। अंतिम निर्णय तभी होता है जब सब जगह से मामला सेटलमेंट सम अप करके आ जाता है। इसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन। तो पहले से तो आप समझो ही नहीं एग्जीक्यूशन होना है। आपको पहली सीढ़ी है, फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, उसके बाद कोई मौका लगे किसी का सुप्रीम कोर्ट तो जाने का। तो आप ये समझ सकते हो अगर दोनों पार्टी मजबूत हैं, अच्छा है, पैसा लगा सकती है मुकदमेबाजी में अपने राइट्स के लिए, तो दीवानी दीवाना कर देती है, आदमी मर जाता है, जजमेंट मुकदमा खत्म नहीं होता। मैं हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए लोग आजकल जो है न्याय के सहारा कम और सिरिंजेस का सहारा अखाड़ों को, अदालतों को जरूर बना लिया है। लेकिन मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अदालतों को भी किसी का वो नहीं रहना चाहिए कि किसी का अखाड़े में ना आवे, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अदालत अपनी हमारी यहाँ निष्पक्ष है और कोशिश करती है कि बिल्कुल निष्पक्षता से काम करे, और समय समय पर हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट इन बातों पर ध्यान देती भी है। चलिए साहब, ये निष्पादन तो ये आपकी समझ में आ गया। अब क्या है, जब मुकदमा निष्पादन में आता है तो क्या क्या किन तरीकों से एक डिग्री का निष्पादन किया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। अब डिग्री के निष्पादन के लिए कुछ रीतियां बताई गई हैं, तरीके बताए, कुछ स्टेजेस हैं। आप ये समझो वो स्टेजेस हैं। देखिए डिग्री हुई, मान लो सपोज करो अज्ञप्ति के अंतर्गत धन का भुगतान करने की रीतियां। यह डिग्री हुई कि भाई इसके 20 लाख रुपए हैं, ये दे दो, यह आदेश हुआ। इसको क्लियर किया जाएगा कि इस तरीके से पूरा किया जाए। दूसरा, ये जो आदेश हुआ इसके लिए एक प्रार्थना पत्र लाया जाएगा,
उस प्रार्थना पत्र में क्या क्या हो ये मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद कौन सा न्यायालय उस आदेश का या उस डिग्री का निष्पादन करेगा, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये आपको बताने की कोशिश की जाएगी। फिर न्यायालय की क्या क्या शक्ति होंगी, न्यायालय इसमें क्या क्या काम कर सकता है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और क्या क्या रीतियां होंगी, डिफरेंट कोर्ट्स द्वारा पारित आज्ञप्तियों का एग्जीक्यूशन। अगर मान लो किसी और कोर्ट के द्वारा डिग्री पारित की गई है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इस प्रक्रिया में, जो प्रक्रिया है टाइम लेती है थोड़ा सा, इस प्रक्रिया में न्यायालय के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होगी, किन किन प्रश्नों को डिसाइड कर सकेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्शन वो ले सकेंगे, ये सब बातें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दावों और आज्ञप्तियों का न्याय निर्णय, दावों और आज्ञप्तियों का न्याय निर्णय किस तरीके से हो, किसको संपत्ति हस्तांतरित की जाए और कौन वैध प्रतिनिधि हो, क्योंकि दीवानी मुकदमों में अधिकतर आदमी मर जाते हैं और पार्टीज और वादी और प्रतिवादियों के जो है फिर पैरोकार मुकदमे लड़ते हैं और ये कंटिन्यूस चलने वाला एक लंबा प्रोसेस है। आप ये कहेंगे मैं तो यार मुकदमा हताश कर रहा हूं, नहीं हताश नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। क्रिमिनल केसेस में मर जाते हैं आदमी, तो क्रिमिनल केस चलते रहते हैं बहुत। क्रिमिनल केस फिर भी थोड़ा जल्दी डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज एडवोकेट्स ही है ना, मतलब प्राइवेट पार्टी है, उन पर टाइम ज्यादा होता है और एक दूसरे को डिले करने की कोशिश करते हैं। और वहां क्या है, क्रिमिनल में तो जज साहब एक तरफ तो सीधे जज साहब समझो, बस केस लेके बैठे हैं, सरकार का केस है उनके जज साहब के पास में, और दूसरी पार्टी मुल्ले में नहीं टाइम पाएगा सीधा जेल भेज दिया जाएगा। तो वहां जज साहब की पावर सुप्रीम है, जज साहब ने आओ नहीं आया चले जेल, आ रहा जेल से हर 14 दिन आ जेल, आदमी की अकल दुरुस्त कर देती है क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में क्या, ये नहीं तो तेरी अपील, और वो नहीं तेरी अपील, वो नहीं तेरी अपील, ट्रांसफर पोस्टिंग, उसमें सब मामला पड़ जाता है। अब जो मैंने हेडिंग्स बताए हैं आपको, मैं अब उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। मिनट हो गए 13, चलिए 2 टॉपिक में बनेगा ये। नंबर 1, अगर ऐसे धीरे धीरे करके नहीं बताऊं आपकी समझ में नहीं आने का ये। अब सबसे पहली बात है, हमारे पास जो डिग्री है वो धन के भुगतान के लिए है, कि हमारा किसी पे 20 लाख रुपया है और न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि भाई 20 लाख रुपए शर्मा जी का वापस कराया जावे, और शर्मा जी का पैसा नंबर 1 का निकल रहा है, और ये 20 लाख रुपए इनका मैं 6% के ब्याज पे, 6% को देती है बयान, जैसा मैंने पिछले और 20 में आपको बताने की कोशिश की है, और सेक्शन 34-35 में बताया मैंने, 6% से इनका ब्याज दो, 20 लाख रुपए प्लस का। अब वो क्या तरीका है, तो इसमें जिस व्यक्ति के पक्ष में डिक्री होती है उसे डिक्रीधारी कहलाते हैं, डिक्री होल्डर कहलाते हैं, और जिसके खिलाफ मुकदमा होता है उसे निर्णित ऋणी, जजमेंट डेटर, अर्थात जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ तो जजमेंट डेटर, तो एक तो क्या निर्णय धारक और एक होगा निर्णित ऋणी, अर्थात जिसके खिलाफ मुकदमा खड़ा हो गया, वो हार गया। जो इस विषय में भी है कि उस आदमी को पैसे देना है, मुझे दूसरी पार्टी ने 20 लाख रुपए देने हैं, उसके पास 3 तरीके हैं। अभी मैं आवेदन में नहीं आया हूं, अभी आवेदन में आऊंगा तो बात बताऊंगा आवेदन की, अभी वैसी है कि मुकदमा हम डिसाइड हो गया। तो आदेश 21 ये बताता है कि किस किस रीति से आदमी पैसा दे सकता है। पहली रीति ये है, ये चल एजुकेशन में रहा है, इस तरीके से अब इसमें विधि आ जाएगी। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है जो निर्णित ऋणी है, अर्थात दूसरी पार्टी है, विपक्षी है, इसको लेकिन यहां जजमेंट डेटर और डेप्टर अर्थात निर्णित ऋणी
ये वर्ड यूज किया जाएगा। अब ये जजमेंट डेप्टर जो है, ये पैसा दे रहा है इसे हमारा। अब इसकी ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन कानून रखता है, उन तीनों में से एक को फॉलो कर ले। नंबर 1 की बात है कि ये न्यायालय में आवे, न्यायालय में आके ये कह के कि जनाब ये उनके 20 लाख रुपए, मैं इस पैसे को जमा कर रहा हूं। एप्लीकेशन लगावे, मनी ऑर्डर लावे, ड्राफ्ट लावे, या न्यायालय के पास मनी ऑर्डर से भेज दे। देखिए ये लैंग्वेज जो इसमें लिखी हुई है एक्ट में, वो मनी ऑर्डर पुराने टाइम की लिखी हुई है। यहां आप इसे धनादेश बोलते थे मनी ऑर्डर को, यहां आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। आजकल तो मनी ट्रांसफर आरटीजीएस भी है। अब यहां नए ट्रांजैक्शन से आरटीजीएस वगैरह या न्यायालय से परमिशन लेके जो मेथड न्यायालय बताए उस मेथड से न्यायालय में पैसा जमा कर सकते हैं। नंबर 1 विधि तो ये है आपके ऑप्शन पर, जिसके ऊपर हमारा पैसा, उसके ऑप्शन पर जो मुकदमा हारा है, जिसे जजमेंट डेप्टर कहते हैं। तो मनी ऑर्डर भेज दें या बैंक द्वारा बनाया हुआ एफडी, आरटीजीएस वगैरह न्यायालय में जमा करा सकते हैं, या कैसे न्यायालय खाते में करा दें। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, ये तो न्यायालय का तरीका हो गया। दूसरा तरीका न्यायालय से बाहर के तरीके से, वादी को उसका पैसा उसके खाते में किसी के साथ लेके पेमेंट कर दें। पेमेंट ऐसा होना चाहिए कि नगद में ना दे दें, कैश में। पता लगा उसने अगर फिर कह दिया जी मुझे तो ये पैसा ही नहीं दे गया, तो फिर पता लगा आपका डूब गया। और ऐसा भी ना करें कि उसके नकली सिग्नेचर बना के एक रसीद न्यायालय में दाखिल कर दे, पता लगा सजा और हो गई। 467, 471 नकली कागज बनाने की सजा, ये न्यायालय का मामला तो और भी गड़बड़ होगी। तो बाकायदा तमाम बैंक में आरटीजीएस वगैरह करके उसके खाते में, अगर बाहर से बाहर कंप्रोमाइज हो रहा है तो वहां एक सेटलमेंट बना के न्यायालय में एप्लीकेशन लगाएं कि श्रीमान जी हमने पैसा उसे न्यायालय के बाहर दे दिया है, आप उसे बुला लें और बुला के उससे पूछ लें कि पैसा दे दिया या नहीं दे दिया, और इसको रिकॉर्ड में चढ़ा लें। दूसरा तरीका यह है, आप एप्लीकेशन लगाएं, नोटिस वगैरह उसे हो जाएंगे, वो आके कोर्ट में ये बयान दे देगा कि हाँ जी मेरा पैसा मिल गया, मेरा लिया, कोई वाद नहीं रह गया। ये समझो डिग्री का एग्जीक्यूशन हो गया। पहला ये था न्यायालय में आपने पैसा जमा कर दिया, समझो डिग्री का एग्जीक्यूशन हो गया। तो 2 स्टेज आपको मैंने ये क्लियर करी। ये है आदेश 21। ये था आदेश 21 का नियम 1। इस नियम के अंदर ही मैं ये सारी चीजें बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब साहब 2 तरीके हो गए, अब एक तीसरा तरीका है। आपने न्यायालय में मैंने एप्लीकेशन, उसने आपने ही लगाई एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन की जिसने भी लगा दी एप्लीकेशन लगा दी, मैंने लगा दी, सपोज करो मेरा एग्जीक्यूशन है, मैंने लगा दी, क्योंकि मैं उसे आगे बताऊंगा। या न्यायालय जो रीति डिसाइड करे, न्यायालय या तो 2 तरीके तो ऊपर वाले, या फिर जैसे न्यायालय कहे वैसे जमा करो आप। जो न्यायालय कहे जिस तरीके से कहे वो फिर जो निर्णित ऋणी को न्यायालय जैसे जवाब देती है, आधार देती है, उसी तरीके से पैसा जमा कर सकता है वो न्यायालय में। ये था तीसरा तरीका। तो ये आदेश 21 का नियम 1, जितने भी नियम है मैंने इसको कंसाइज कर दिया। इसी नियम के 21 की बात कर रहा हूं, 21 के पहले नियम की बात कर रहा हूं। पहले नियम सही, कुछ उसमें उपनियम भी होंगे। इसमें कुछ विशेष बातें बताना चाहूंगा आपको। यहां पर निर्णित ऋणी उस रीति का चुनाव नहीं करेगा जो आज्ञप्ति के अधिकारों के प्रतिकूल हो। अज्ञप्ति धारक के अधिकारों के प्रतिकूल हो, इनमें से कोई ऐसी रीति नहीं अपनाएगा। अर्थात जो रीति बताई गई है उनमें से करेगा। नंबर 1 बात।
निश्चित तारीख पर भुगतान करना पड़ेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि आज अवकाश है, आज छुट्टी थी, आज बैंक बंद, नहीं। जो टाइम आपको दे दिया गया, जो डेट दे दी गई, तो भुगतान करना है, अवकाश का बहाना नहीं चलेगा। तीसरी, यदि सीधा भुगतान आपने अज्ञप्तिधारी को नहीं किया है, जिसके पक्ष में डिग्री हुई है, अर्थात वादी को नहीं किया है, तो आपको जो भुगतान है उसके लिए न्यायालय में एप्लीकेशन लगा के उस व्यक्ति को सूचना देनी पड़ेगी जिसके पक्ष में डिग्री हुई है, अर्थात डिग्री धारक को सूचना देनी पड़ेगी निर्णित ऋणी को, और उसकी सुनवाई होगी न्यायालय में। तो ये था एक तरीका भुगतान का, जिसके अंदर 3 तरीके बताए गए 21 के अंदर। बचे मिनट 9 मिनट में देखते हैं कितना लंबा और टॉपिक है। थोड़ा सा जब इसी में बात चल रही है, अभी देखें इसी में चल रहा है, 21 ही चल रहा है, 21-1। जब न्यायालय में भुगतान किया जाता है, जब धन मनी ऑर्डर या बैंक द्वारा न्यायालय में जमा कराया जाता है, पार्टी जो है, विरोधी पार्टी जजमेंट लेटर करा देता है, तब क्या करना है, उसमें निम्न बातें स्पष्ट करो। जिस पार्टी को मुझे पैसा देना था, उस पार्टी ने मेरा पैसा सीधा नहीं देखे, वो भी चाहती है कि रिकॉर्ड बने, तो उसने न्यायालय में जमा करा। जब उसने न्यायालय में जमा करा तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें जरा सा और समझ लें। जब धन मनी ऑर्डर या बैंक द्वारा न्यायालय में जमा कराया जाए, तब क्या करना है, उसमें निम्न बातें स्पष्ट करें। तो अब एक वो बनेगा, एक पूरा परफॉर्मा होगा, उसके अंदर क्या क्या लिखना है जरा से सुन लें। मूलवाद संख्या, मुकदमा आपका जो मूलवाद था उसी से चलेगा, तो मूलवाद संख्या, पक्षकारों के पूर्ण डिटेल, वादी कौन था, प्रतिवादी कौन था, नाम पते, क्या धनराशि आपने भेजी है, और भेजी है तो किस मद में भेजी है। जो धनराशि आपने भेजी है तो किस मद में भेजी है। अब मदों में वर्णन करना पड़ेगा। एक तो यह कि मूलधन होता है, मान लो हमारे 20 लाख रुपए हैं, तो एक तो 20 लाख रुपए हमारे हो गए। कितनी राशि ब्याज में दी गई है, फॉर्म में लिखना होगा कितनी धनराशि मूलधन में दी गई है, और कितनी धनराशि जो हमारे खर्चे में दी गई है, क्योंकि मुकदमा डाला है ना, मुकदमा डाल के तुमने दी है तो खर्चे भी देने पड़ेंगे। अब वो खर्चे जो भी कोर्ट ने डिसाइड करे, वो 5,000 करें, 10,000 करें, 20,000 करें, वो तो अज्ञप्ति बन गई होगी, उस अज्ञप्ति में सब लिखा होगा। तो उसमें खर्चों में दे रहे हो भैया, ब्याज में दे रहे हो, या कैसे दे रहे हो, ये एक मुश्त समाधान कर रहे हो, या इसमें किस्तें बंधवाओगे, ये सारी बातें इसमें लिखो। मान लो 20 है, बैठ रहे 35, लाए 10 लाख हो, तो क्या होगा। ये सारी की सारी बातों को समझने के लिए अब जरा समझे, तो ये बताना पड़ेगा कि मूलधन के लिए कितना पैसा है, ब्याज के लिए कितना है इसमें, और खर्चे में से कितना पैसा दे रहे हो, या जो पैसा आप दे रहे हो उसे कहां। मैं तभी करूं, गौर से सुनना है। जब मैं वैसी बात करूं तो वैसी आपको हल्का करने के लिए करता हूं, लेकिन जब सीरियस बात करूं तो गौर से सुनना है इसको। इन 3 टॉपिक्स में आपको बताना होगा कि किस मद में क्या पैसा, बाद में फिर टोटल करना कि इतना पैसा जमा करना। उसके बाद में आते हैं इसकी स्टेज पे दूसरे फॉर्म की बात है। निष्पादन मामले की संख्या। अरे कौन से मुकदमे में पैसा डर रहे हो, निष्पादन कौन सी संख्या, उसका संख्या क्या है। जहां ऐसा मामला पेंडिंग है,
अर्थात विचार कोर्ट में विचाराधीन है या अपील में पेंडिंग है, सब बातें उसमें लिखनी पड़ेंगी। अब ये जो भुगतान कर रहा है इसका ब्यौरा, फिर आप अपना ब्यौरा डालें, भुगतान करने वाले का ब्यौरा। आज्ञप्तिधारी को सूचना दिलवाई जावे। यदि कोई डायरेक्ट भुगतान किया गया है तो उसका भी जिक्र, और वरना भुगतान का ब्यौरा लिख के भैया आज्ञप्तिधारी को बुला लो, न्यायालय बुला लेगा, पूछताछ कर लेगा, किस दिन ये एप्लीकेशन लगा रहे हो, ये सारी तारीख वगैरह सब लिख के जो डिग्री धारक है उसके पास सूचना भिजवा दो। ये था एक तरीका। ये सेक्शन ऑर्डर 21 का नियम 1 क्लियर करा मैंने आपको। बस मिनट हो गए 26। ये एग्जीक्यूशन का एक तरीका था तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। टाइम नहीं लूंगा, टाइम बिल्कुल नहीं खराब करूंगा, तेजी से चलता रहूंगा, लेकिन ज्यादा में दिमाग में आपके फंस जाएगा मामला, फिर फंस जाएगा, फिर समझ में नहीं आने का, इसलिए तेज नहीं चलना चाहिए। भले ही ये एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टॉपिक है भी लंबा। मैं कह रहा हूं अगर मैं हल्के चला तो ये 4 दिन में भी नहीं पूरा हो, इसलिए भैया तेज से खींचो। अगर मामला न्यायालय से बाहर भुगतान किया गया है, 21(2) में सीधा सा प्रोविजन है, एप्लीकेशन लगाओ, न्यायालय को सूचित करो, नहीं कि सर उसे बुला लो, पार्टी को बुला लो और पार्टी से पूछ लो कि हमने पैसा जमा दे दिया उसे। वो आके सीधा न्यायालय को बताएगा कि जनाब हमें पैसा आ गया, एक सूचना चली जाएगी, सूचना जाके वो आ जाएगा और आने के बाद वो कह देगा जी मेरा पैसा मैंने रिसीव कर लिया साहब। यहां समझो ये तरीका 21(2) में बताया गया। अभी ऐसी खींचेगा तभी चलेगा। यदि आपने बाहर पैसा दिया तो बाहर का जो सबूत है वो न्यायालय में पेश कर दो, और कोई गारंटी वगैरह या कोई किसी आदमी को जो तुम्हारा गवाह हुआ था, श्योरिटी वोल्टी, तो उसे पेश कर दो। तो जो आप वो दोगे डॉक्यूमेंट उसको न्यायालय रिकॉर्ड कर लेगा। अर्थात न्यायालय को सूचना जरूर देनी है यदि कोई डिग्री होती है तो ये था नियम 21(2) जब आप न्यायालय से बाहर सौदा करते हो, बाहर पेमेंट करते हो। और ये नियम मैंने बता दिया जब न्यायालय के अंदर करते हो। 21(1) में वो था और 21(2) में ये था। और वो जो 21 की वो बताई थी, वो आउटलाइंस बताई थी कि क्या तरीका है। अब 21(2)(a) हर आदेश इंटरलिंक है। दो एक कहता पेमेंट नियम 1 के तहत हो या पेमेंट का दस्तावेज पेश किया जाए नियम 2 में, पेमेंट को आज्ञप्तिधारी स्वीकार करे। वो जो पेमेंट दिया गया आज्ञप्तिधारी उसको स्वीकार कर ले, ये 2A है। अब नियम आता है, बीच वाले बहुत सारे छोड़ दिए मैंने, आगे क्लियर करता रहूंगा। फिर 21 बहुत बड़ा है। आदेश 21 का नियम आता है 10 से 23। नियम आदेश 21 से 10 से 23 तक के नियम है। आवेदन किस प्रकार से किया जाना है, किस विषय में किया जाना, ये सब उस सेक्शन में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। वो सारे के सारे उसमें से एक बार पढ़ने पड़ेंगे आपको। मैं अगर बताऊंगा तो 10 वीडियो इस के लिए चाहिए, 10 वीडियो। तो आगे आदेश 21 के नियम 10 से 23 में आवेदन किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि हर तरीके के केस में अलग अलग तरीके का आवेदन है, क्या किया जाएगा ये उसमें आपको बताएगा। वैसे मैं क्लियर करूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, तो मैं भी आगे यहां बताने की कोशिश करूंगा, कुछ बता पाऊंगा, कुछ नहीं बता पाऊंगा। 10 नियम 10 की बात करते हैं। आज्ञप्ति धारा विद इन टाइम
उस न्यायालय में प्रार्थना करना जिसने डिक्री जारी की है। जैसी आपके पक्ष में डिक्री दाखिल हो जाती है तो आपको उस एग्जीक्यूशन के लिए विद इन पीरियड एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन लगानी होगी। इसमें भी लिमिटेशन है और लिखित में लगानी होगी। ये नियम 10 है आदेश 21 का। विशेष बात इसमें कुछ बताना चाहूंगा। आपका एग्जीक्यूशन का समय अंतिम डिग्री पारित होने की तिथि से प्रारंभ माना जाएगा, अर्थात पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द फाइनल डिग्री। ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप पूरी किताब पढ़ोगे तो पता लगेगी। यहां आपको रेडी मटेरियल मिल रहा है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंस ऑन द डेट ऑफ फाइनल डिग्री व्हेन सिग्नेचर वाज मेड। सिग्नेचर बना कर रख लो आप, डिग्री दस्तखत ना करें जज साहब तो काहे की डिग्री है? कुछ नहीं, डिग्री उस दिन से लागू होती है जिस दिन जज साहब दस्तखत करते हैं। न्यायालय के दस्तखत होते हैं, मोहर लगती है। मोहर भी कुछ नहीं, दस्तखत, मोहर तो लग जाएगी लेकिन दस्तखत होनी चाहिए। कई बार मोहर पहले मारी जाती है, दस्तखत बाद में होते हैं। आज्ञप्ति द्वारा विद इन टाइम उस न्यायालय से प्रार्थना पत्र करना चाहिए जिसने डिग्री जारी की है। निष्पादन के नियम है लिखित में। डिग्री अंतिम डिग्री से मानी जाती है समय। अगली और बात, न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश देने की प्रार्थना पर निर्णय आदेश 21 नियम 11(1) मौखिक एप्लीकेशन, मौखिक भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का आदेश देना है, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का आदेश देना है तो न्यायालय आदेश 21 के तहत भी दे सकता है। कहां चले गए? आदेश 11, आदेश 11 है, 21 है और नियम 11(1) के तहत भी मौखिक तरीके से दे सकता है। अब बात करते हैं अगर कोई आदेश ऐसा दिया जाता है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। आदेश 21 नियम 10 उपनियम 2, तो ऊपर वाला जो है ये तो अरेस्ट वाला अलग है, ये वैसी अज्ञप्ति की बात चल रही है। एक तो आवेदन लिखित होता है, आवेदन में समस्त डिटेल दी जाए जैसे मैंने पहले बताई है, नाम, एग्जीक्यूशन नाम, पक्षकारों के नाम, धनराशि, मूलधन वगैरह सब डिटेल दी है। वाद संख्या, पक्षकारों के नाम, डिग्री का दिनांक, किस दिन डिग्री बनी, अपील आदि का ब्यौरा, कोई अपील हुई थी इसमें तो क्या ऑर्डर हुआ उसका, क्या कोई पेमेंट हुआ है, देय रकम कितनी है, अनिर्णित खर्चे कितने हैं, निर्णित ऋणी का नाम क्या है, संपत्ति का ब्यौरा, संपत्ति की कुर्की या विक्रय या कुर्की, बिना कुर्की, गिरफ्तारी या निरोध, रिसीवर या जो न्यायालय से सहायता चाहते हो। अब 21(10) के 2 में जो आप निवेदन कर रहे हो लिखित वाला, जिसका जिक्र नियम 10 में आया है, उसका प्रार्थना पत्र का जो मेथड है वो 10 के नियम 2 में दिया गया है। ऊपर नियम 10 था, उसका अब नियम उपनियम उसका 10 का 2 पढ़ रहा हूं, 10(1), 10(2) पढ़ रहा हूं। परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मा को देख लो, परफॉर्मा बनना होता है या टाइप करा लो उसको।
इसमें सब किताब में दिया हुआ है, सब मेरे डेयर एक्ट है उसमें सब है। उसमें संपत्ति का ब्यौरा, कुछ कुरक कराना है, गिरफ्तारी लेनी है, रिसीवर अपॉइंट कराना है, जो न्यायालय से सहायता चाहते, इस तरीके की कोई भी बात। आप ऐसा ऑर्डर करा लें। ये तरीका है। ओ माय गॉड, टाइम हो गया 35। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।